नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्लैक सी ग्रेन पहल यानी ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में। ये जो डील है, जैसे कि नाम ही यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है, ब्लैक सी और ग्रेन से रिलेटेड है। तो हम जानेंगे क्या महत्व है इस डील का, इस डील की हिस्ट्री के बारे में, किस तरीके से ओरिजिन हुआ है इस डील का, और उसी के साथ साथ क्या सिग्निफिकेंस है इस डील का अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में। और वहीं पे बहुत जरूरी होगा जानना रशिया का जो स्टैंड है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की जब हम बात करते हैं तो वहीं पे जो रशिया का स्टैंड है, कॉन्फ्लिक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हम जानेंगे आज की इस चर्चा। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये ब्लैक सी ग्रेन डील क्या है। ग्रेन यानी जैसे कि हम देखते हैं वीट हो गया हमारा, उसी के साथ साथ जो और प्रोडक्ट इसमें है इस डील के अंदर फर्टिलाइजर्स हैं। तो ये किस तरीके की डील है। तो बात करें अगर ब्लैक सी ग्रेन पहल का यानी डील का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य ये रहा है कि जो वैश्विक स्तर पर जो है ब्रेड बास्केट में रूसी कार्रवाइयों के कारण जो आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले साधनों से उत्पन्न खाद्य कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उससे निपटने का प्रयास करना है। देखिए, ये वर्ल्ड में अगर हम देखें तो यूक्रेन एक ऐसा देश है जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है वीट का, और उसी के साथ साथ कई ऐसे ग्रेन्स का। और ऐसे में जो ये एक्सपोर्ट रहा है, ये जो इस पर जो एक बहुत बड़ा असर पड़ा है यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद। तो जुलाई 2022 में जो है, अगर बात करें, इस्तांबुल में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस डील का जो पर्पस यही था कि जो ग्रेन के जो एक्सपोर्ट हैं उन पर जो है एक तरीके से हम एक नियमित रूप से एक पूरा सर्वेलेंस चला सकें, किस तरीके से हो रहा है, जो गरीब देश हैं उनके पास जो ग्रेन्स की जो कमी हो रही है उसे ठीक करा जा सके। तो प्रारंभ में जो ये डील रही, इसे 120 दिनों की अवधि के लिए शुरू किया गया था। और इसके तहत जो है यूक्रेन के निर्यात यानी विशेष रूप से खाद्यान्न के लिए सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारा प्रदान किया गया। यानी कि अगर हम बात करें, एक सेफ एंड सिक्योर मेरीटाइम कॉरिडोर यहाँ पे होना चाहिए। तो इस पहल का जो प्रमुख विचार जो है, अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करके खाद्य मूल्य में जो मुद्रास्फीति का सीमित करना है। यानी इस तरीके से जो टारगेट रहा वो रहा इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करना है। देखिए, खाने की अगर हम बात करें, फूड प्राइसेस की बात करें, अगर विश्व में कहीं पर भी वॉर होती है तो ऐसा नहीं है कि उसका असर जो है बाकी देशों पे नहीं पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो असर कहीं पड़ता है वो देखा जाता है गरीब देशों में। तो जो ये यूक्रेन रशिया की वॉर रही, उसी से संबंधित अगर यहाँ पे देखते जाए तो ये एक चिंताजनक जो है एक विषय बनाया हुआ है। वहीं पे यहाँ पे एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई जाएगी जेसीसी के द्वारा। जेसीसी यानी संयुक्त समन्वय केंद्र की जो भूमिका रहेगी। तो इस समझौते ने संयुक्त समन्वय केंद्र की जो स्थापना की है, जिसमें निरीक्षण और जो समन्वय के लिए रूस, तुर्की, यूक्रेन और उसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के जो वरिष्ठ प्रतिनिधि होंगे वो इसमें शामिल होंगे, जो उनके रिप्रेजेंटेटर्स होंगे। और उचित निगरानी, निरीक्षण और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सभी जो वाणिज्यिक जहाजों की जो सीधी जो है जेसीसी के साथ पंजीकरण करना आवश्यक होगा। तो आप अगर कोई भी ये कार्गो है, आप किसी भी तरीके की शिप है, तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि जो अपना पंजीकरण है वो जेसीसी के साथ करा लें। तो आप देखेंगे जो इनबाउंड और आउटबाउंड जहाज हैं, जेसीसी पोस्ट निरीक्षण द्वारा सहमत अनुसूची के अनुसार परागमन करते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है, जो मुख्य कारण रहा है वो यही है, यही सुनिश्चित किया जा सके कि जहाज पर कोई अनधिकृत कार्गो या कमी नहीं है, किस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा कोई पर्सन या इंडिविजुअल उस कार्गो में नहीं है जिससे किसी की हानि हो सके। तो इसके बाद जो होता है, उन्हें एक निर्देशित कॉरिडोर के माध्यम से लोड करने के लिए यूक्रेनी बंदरगाहों के लिए आगे बढ़ने की अनुमति होती है। तो पूरा जो प्रोसेस पे अगर हम यहाँ बात करें तो पूरा प्रोसेस जो है सर्वेलेंस के अंदर होता है,
पूरा प्रोसेस इस तरीके से किया जाता है कि पूरी देख रेख के अंदर, और एक तरीके से पूरा जो सिस्टम है यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। कार्गोज के रिलीज होने से जो शिपमेंट होने तक और जिस तरीके से सामान जो ढोया जाता है, हर चीज एक सर्वेलेंस के अंदर की जा रही है। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि हम ब्लैक सी ग्रेन अग्रीमेंट की बात करते हैं, इस डील की बात करते हैं, बहुत बड़ी महत्व है, इसका सिग्निफिकेंस है। देखिए, यूक्रेन जैसे कि हमने बात करी, विश्व स्तर पर गेहूं, मक्का, रेपसीड और जो सूरजमुखी के बीज और सूरजमुखी के तेल के जो सबसे बड़े निर्यातों में से एक है। तो अगर यूक्रेन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप अगर वर्ल्ड स्तर पर देख सके तो वर्ल्ड के जो एक्सपोर्ट्स है उनमें कई तरीके से कमी आई। ठीक है, तो ये एक जो है हंगर की जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा सकता है, एग्रीवेट कर सकता है। और काला सागर में जो गहरे समुद्र तक पहुंचे, इस मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के जो बंदरगाह के साथ रूस एवं यूरोप से सीधा संपर्क रखने में सक्षम बनाती है। और इस पहल को अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के लेवल पे, वैश्विक स्तर पर संकट के आलोक में जीवन निर्वाह में सहायता करने का श्रेय भी दिया गया है। ऐसे में अगर बात की जाए, इस पहल के शुरू होने के बाद से लगभग 9.8 मिलियन टन अनाज का जो निर्यात किया गया है, और आपूर्ति की कमी के समय अधिक मुनाफे के लिए अनाज को ना बेचने वाले और अनाज की जमाखोरी करने वालों को अब उसी अनाज को बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो जो होर्डिंग की जो प्रैक्टिस है, जो जमाखोरी की जो प्रैक्टिस है, उस पर भी अंत लगाने में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। अगर एज पर द डेटा देखें और एज पर दी जो रिसेंट डेटा निकल के आया है, उससे यही पता चल रहा है कि इस अग्रीमेंट के कई सारे फायदे हुए। हालांकि ये पहल अकेले वैश्विक भुखमरी का निदान नहीं कर सकती है, लेकिन ये जो वैश्विक खाद्य संकट को बढ़ने से भी रोक सकती है, यानी फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स भी एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, खेत में हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस में रह रहे हैं, जहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स है वो भी एक एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और उनकी अगर सप्लाई किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होती है तो वर्ल्ड में जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बात करें कि काला सागर अनाज पहल सुविधाओं की, तो बात है 27 जुलाई 2022 को इस्तांबुल में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के तहत एक संयुक्त समन्वय केंद्र स्थापित किया गया था, और इसी सौदे के जो कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। और इसमें जो देश रहे, जो जैसे कि हमने बात करी, रूस, यूक्रेन, टर्की और संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट प्रतिनिधि शामिल थे। तो इनकी जो भूमिका रही बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जरूरी रही, और किस तरीके से अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों को जो है किस तरीके से उनका जो सुरक्षित परिवहन को सक्षम करना है। तो यूक्रेनी जहाजों ने जो है खनन क्षेत्रों से परहेज करते हुए मालवाहक जहाजों को काला सागर के अंतरराष्ट्रीय जल में मार्गदर्शन किया, और उसके बाद जो है जहाज सहमत कॉरिडोर के साथ बॉस्फोरस और उसी के साथ साथ और जगहों पे और दिशाओं पर बढ़ते हैं। और संयुक्त समन्वय केंद्र द्वारा जो आयोजित टीमों द्वारा जो है यूक्रेनी बंदरगाहों को की ओर जाने वाले जहाजों को निरीक्षण किया जाता है। तो पूरा एक सर्वेलेंस, एक प्रॉपर सिस्टम सेटअप किया गया है, और सभी वाणिज्यिक जहाजों को जेसीसी के साथ सीधे पंजीकरण करना आवश्यक माना गया है। तो अगर आप पूरी एक्टिविटी देखें, पूरा जिस तरीके से पंजीकरण हो गया, प्रोसेस हो गया, ये चीजें निरीक्षण में करी जा रही हैं। और क्यों ये निरीक्षण इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड में जो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, ये वॉर अब भी खत्म नहीं हुई है, और ये पूरे विश्व के लिए एक संकट बना हुआ है। और ऐसे में अगर यूक्रेन की जो है फूड सप्लाई किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होती है, तो जो अनाज पहुंचना चाहिए था, जो फर्टिलाइजर्स पहुंचने चाहिए थे वर्ल्ड में, वो नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसे में ये जो डील है और महत्वपूर्ण बन गई है। तो कोई भी सैन्य जहाज या मानव रहित हवाई वाहन कॉरिडोर में जेसीसी द्वारा तय की गई पूर्व निर्धारित दूरी से अधिक निकट नहीं जा सकते। तो जो पूरा प्रोसेस जो यहाँ पे तैयार हुआ है, इससे आपको ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो पूरी टेंशन्स जो चल रही हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा सारा डिसीजन लिया गया है। यहीं पे अगर आप मैप में देखिए, ब्लैक सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहाँ पे काला सागर को जो है एक्साइन सागर के नाम से भी जाना जाता है,
और अटलांटिक महासागर का एक सीमित समुद्र ये पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। लोकेशन वाइज देखें तो कई बड़े देशों के लिए, छोटे देशों के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो 6 देशों की हम बात करेंगे, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बल्गेरिया, रोमानिया से गिरा है। और देखा जाए तो काफी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है वाटर बॉडी की बहुत ही ज्यादा है। और यहीं पे अगर इसी डील की हम सौदे की बात करें तो इस सौदे के कुछ और बेनिफिट्स हैं, सिग्निफिकेंस हैं कि इसने खाद्य संकट को कम किया है और खाद्य कीमतों को नीचे लाया है। तो इस सौदे के परिणाम स्वरूप हमने ये देखा कि यूक्रेन से जो शिपमेंट में जो अधिकांश सुधार हुआ है, लेकिन ये अभी भी जो है पूरी तरीके से जो कह सकते हैं प्राइजेस जो है उनको नीचे लाने में असक्षम रहा है और पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इसे करने में जो इसको सफल बनाने में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि जो खाद्य संकट दूर हो गया है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरीके से हल नहीं हुआ है। और यूक्रेन से जैसे कि हम बात करें सौदे जो कृषि जिनसों सौदे के बाद कि निर्यात में वृद्धि के कुछ उत्पादों की कीमतें कम करने में मदद मिली है, तो कुछ प्राइसेस यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के हम कम कर पाए हैं। उसी के साथ साथ लेकिन अगर बात करें कमजोर स्थानीय मुद्रा और उच्च ऊर्जा कीमतों ने परिवहन और पैकिंग आदि की लागत बढ़ा दी है और इस प्रकार कीमतों को नीचे नहीं आने दिया गया है। तो अगर प्राइसेस की बात करें तो अगर एक साइड से वो कम हो रही हैं तो दूसरी साइड से कुछ कारणों की वजह से वो बढ़ भी रही है। और यहीं पे अगर बात करें तो सौदे पर जो रूस का है, रशिया का वर्तमान रुख क्या है। देखिए रूस ने पहले जो है इस पूरे समझौते को समझा और जाना और इसे ज्वाइन किया। रूस ने कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र की मध्यमता वाले काले सागर अनाज समझौते को 18 मई से उन्होंने एक तारीख दी कि आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल में ये कमेंट आ रही है कि जब तक कि पश्चिमी रूसी अनाज और जो है वृक्ष के निर्यात के लिए कई बाधाओं को समाप्त नहीं कर देता, तब तक जो है इस अग्रीमेंट को रोका जाएगा। पहले रशिया का अगर स्टैंड यहाँ पे देखा जाए तो पूरा रशिया इसमें समर्थन में था, लेकिन अभी रशिया का जो स्टैंड है यहाँ पे अलग दिख रहा है। रशिया के मुताबिक ये जो बेसिकली जो ये पूरा जो ये अग्रीमेंट हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि जो अनाज उसके साथ अन्य पदार्थ हैं वो सभी अफ्रीकन देशों में, जो गरीब देश है उनमें जो है ये अनाज पहुंचाया जा सके। लेकिन ऐसा एज पर द डेटा जो रूस यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है कि ये जो अनाज है ये गरीब देशों में नहीं पहुंच रहा और इसका कुछ लिमिटेड पार्ट ही जो है गरीब देशों में पहुंचा जा रहा है और बल्कि जो बाकी अनाज है वो सारा यूटिलाइज किया जा रहा है कहीं और। तो यहाँ पे जो है इसके अगर आप देखेंगे तो यूएन की तरफ से जो अभी फिलहाल में बयान आया है उनके मुताबिक कि ये एक बहुत ही ज्यादा सफल अग्रीमेंट है और यहाँ पे जो है गरीब देशों की वाकई में ही मदद की गई है। लेकिन वहीं पे अगर रूस का यहाँ पे बात करें तो उसका जो ये चिंतन है कि ये जो पूरा अग्रीमेंट है ये जो गरीब देशों के मुनाफों की बजाय डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा सफलता साबित हुई है, क्योंकि अनाज वहां पे ज्यादा पहुंच रहा है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू बन गया है और ऐसे में अगर रूस अगर यहाँ से इस अग्रीमेंट से पीछे हट जाता है तो एक चिंताजनक सिचुएशन हो सकती है। तो चिंताजनक सिचुएशन कैसे होगी कि जिन देशों में वाकई में ही जो फूड की सप्लाईज हो रही हैं वो रुक जाएंगी। और जैसे कि हमने देखा यूक्रेन और रशिया की वॉर अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो ये और एक चिंताजनक विषय यहाँ पे बन जाता है। कई ऐसे देश हैं जो कि यूक्रेन की जो शिपमेंट थी, एक्सपोर्ट्स थे, उन पे डिपेंडेंट थी अपने व्हीट के लिए, ऑयल के लिए। और वॉर के बाद जो है जो कि वहां पे कई चीजें जो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर एकदम खत्म सा हो गया है, तो उसे रिवाइव करना एक तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और उसके बाद भी जो प्रॉब्लम्स हैं और उसमें से सोल्यूशन निकालना किसी के लिए भी इजी नहीं होगा। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की, तो पुतिन ने कंप्लेन किया है कि रशिया को एक तरीके से चीट किया गया है बाय द वेस्ट। वेस्ट है यहाँ पे उन देशों का कहना है जिसमें जो वेस्ट के जो देश है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो रशिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी ज्यादा यहाँ पे इस समय प्रॉब्लम है। तो डायरेक्ट जो ब्लेम किया गया है वो अमेरिका को किया गया है। और इसी तरीके से अगर आप कई एम्बेसडर जैसे कि यूएस एम्बेसडर का थॉमस ग्रीनफील्ड का बयान देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरीके से हो रहा है, पूरी तरीके से हो रहा है कि कोई सेम लेवल पे किया जा रहा है। तो पुतिन ने कहा है कि रशिया ने इस डील को मानना सिर्फ इसीलिए ताकि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो कंट्रीज थी
उनपे जो उनको ये जो पूरा अनाज है पहुंचाया जा सके। लेकिन जो डेटा एज पर रशिया प्रोवाइड किया गया है 3.2 से 3.4% तक का ग्रेन ही जो है पुअरेस्ट कंट्रीज में जा रहा है, और बाकी जो 40% है वो प्रॉस्पेरस कंट्रीज में जा रहा है। तो यूएन डेटा के अराउंड की अगर हम बात करें तो उसके अराउंड 3% जो एक्सपोर्ट है वो ब्लैक सी डील के अंदर जो है वो गए हैं लो इनकम कंट्रीज में, और हाई इनकम कंट्रीज को 44% मिला है, और जो बाकी है वो मिडिल इनकम कंट्रीज को मिला है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आ रहा है, और ये इस तरीके से आगे देखना ये होगा कि रशिया यहाँ पे इस डील में क्या स्टैंड अपना लेता है। इसी के साथ अंत करेंगे इस चर्चा का यहीं पे। धन्यवाद।